आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अरवल से। अरवल जिले में कठूमर नाम का गांव पड़ता है और इसी कठूमर गांव में रहने वाली रचना रचना जिसने 12वीं कक्षा पास कर ली थी और 12वीं कक्षा पास करने के बाद वह अपने घर पे घर के कामकाज किया करती थी, क्योंकि घर में गरीबी होती है और गरीबी के कारण वह अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती है, जिसके कारण रचना जो थी वो अपने घर के अंदर ही रहकर सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी। तो अब रचना के परिवार में एक दादी होती है जिसका कि नाम कांता देवी होता है। कांता देवी मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी और कांता देवी के मेहनत मजदूरी के बलबूते पर ही रचना के परिवार का भरण पोषण चलता था, क्योंकि रचना के माता पिता की 10 साल पहले मौत हो जाती है, जिसके कारण रचना जो है बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। लेकिन माता पिता के गुजर जाने के बाद भी रचना का पालन पोषण इसकी दादी कांता देवी और इसके दादा रमेश ने किया था। रमेश और कांता देवी ने पाल पोस कर इस लड़की रचना को बड़ा कर दिया था। और अब दोस्तों रचना भी अपने दादा रमेश से बहुत प्यार किया करती थी। दादा रमेश भी अपनी पोती पे जान छिड़का करता था। लेकिन दोस्तों समय का पहिया कुछ ऐसा घूम जाता है कि 1 साल पहले रचना के दादा रमेश की मौत हो जाती है और जैसे ही रमेश दादा की मौत हो जाती है तो इस गम से रचना जो है बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। और अब रचना अपने मन में विचार करने लगती है कि उसकी दादी कांता देवी दिन रात मेहनत मजदूरी करती है और तब जा करके उसके घर का चूल्हा जलता है, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा गरीबी होती है। तो अब रचना अपने मन में विचार करने लग जाती है कि अब वह अपनी दादी कांता देवी को मेहनत मजदूरी नहीं करने देगी और वह अब खुद ही मेहनत मजदूरी का काम संभाल लेगी। और अब इस तरीके से रचना एक दिन अपनी दादी से कहती है कि दादी अब आज से आपको काम काज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी मेहनत मजदूरी का काम मैं खुद संभाल लूँगी। और अब इस तरीके से रचना जो है वो मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही रचना मेहनत मजदूरी करने लगती है तो इसकी दादी कांता देवी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांता देवी अपनी पोती को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी और कांता देवी सोचती है कि उसकी बेटी पोती जवान हो चुकी है, 1-2 साल का समय गुजरने के बाद उसको उसकी शादी भी करनी है, लेकिन शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा। कांता देवी अक्सर अपनी पोती को चिंता किया करती थी, परवाह किया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो रचना होती है वो अब दिन रात मेहनत मजदूरी का काम करती है और आखिरकार दोस्तों एक ऐसी तारीख भी आ जाती है जिसमें 1 फरवरी 2026 का दिन होता है। रात करीबन 9 बजे का समय होता है। रचना जो है वह अपने पूरे परिवार के लिए यानी कि दादी के लिए खाना तैयार करती है और फिर दादी और पोती दोनों ही बैठ के खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद दादी कांता देवी अपनी इस पोती रचना के लिए दूध गर्म कर देती है और उसके बाद दादी और पोती दूध पीते हैं। और दूध पीने के बाद दादी और पोती जा करके एक कमरे में गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही वह सो जाते हैं तो उसी समय जो रचना होती है वह सपने देखकर काफ़ी डर जाती है और सपने में वो ना जाने क्या क्या कहना शुरू कर देती है, क्या क्या बोलना शुरू कर देती है। और दोस्तों रचना जब सपना देख रही होती है तो उस सपने में उसका दादा रमेश उसके पास आकर के बैठ जाता है और वह उससे बातचीत कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी पोती रचना से बातचीत कर रहा होता है तो सपने में रचना के डर के कारण चीख निकल जाती है। और जैसे ही रचना की चीख निकलती है तो कांता देवी की आंख खुल जाती है और कांता देवी पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है। तो रचना जो थी वह कांता देवी को कहती है कि दादी मेरे सपने में हर रोज मेरे दादा रमेश आते हैं और सपने में आने के बाद वह मेरे साथ तरह तरह की हरकतें करते हैं, कभी मुझे गलत तरीके से छूते हैं तो कभी मेरे साथ कुछ गंदा काम करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद रचना जो है वो अपनी दादी कांता को कहने लगती है कि मेरी दादा भूत बन के मेरे कमरे में आता है और मेरे कमरे में आने के बाद ये सारी हरकतें मेरे साथ करता है। इसके बाद रचना जो थी वो अपनी पोती अर्चना को समझाती है और कहती है कि बेटी कोई भी भूत ऊत नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम होता है और हमारे कमरे में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे कमरे में प्रवेश कर सके, यह तो सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। अब जैसे तैसे करके कांता जो है वो अपनी पोती रचना को काफ़ी देर तक समझाती है और कहीं ना कहीं रचना के मन में फिर भी डर बैठ ही जाता है। और अब इस तरीके से दादी और पोती काफ़ी देर तक बात करते हैं और उसके बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। अब दोस्तों बात आई गई हो जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह करीबन 8:30 बजे का समय होता है। रचना मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदारों के खेत में चली जाती है और कांता देवी जो थी वो अपने घर पे बिल्कुल अकेली रह जाती है। लेकिन 1 घंटे का समय गुजरने के बाद कांता देवी के घर पे उसका पोता उज्जवल आ जाता है। उज्जवल जो कि दोस्तों रचना का चचेरा भाई होता है। और जैसे ही रचना अपने इस चचेरे भाई उज्जवल को देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है और तभी उज्जवल कहता है कि दादी मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहूंगा और रचना बहन के साथ मैं मिलजुल कर थोड़े दिनों के लिए मजदूरी भी करूंगा। तो अब दोस्तों ये बात सुन के कांता बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद
कांता अपने पोते के लिए खाना निकालती है। उज्जवल पोता खाना खाता है। पूरा दिन गुजर जाता है। शाम होता है। शाम के समय रचना भी मेहनत मजदूरी करके अपने घर पे लौट आती है। रचना देखती है कि आज उसका चचेरा भाई उज्जवल अपनी दादी के पास बैठा हुआ था और अब रचना अपने भाई उज्जवल को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि उज्जवल, तुम काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर पे आए हो। उज्जवल कहता है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक यहीं पे रहने वाला हूँ। तो इस बात को सुन के रचना भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसी समय रचना अपने भाई उज्जवल को कहती है कि उज्जवल, पास में ही एक दूध का डेयरी है, वहां से दूध लेकर के आओ, हम लोग वहीं से जा करके हर रोज दूध खरीदते हैं। तो अब दोस्तों उज्जवल जो था वो बर्तन लेके दूध के डेयरी पे पहुंच जाता है और उसके बाद उज्जवल दूध खरीदता है और दूध खरीदने के बाद वापस अपने घर पे आ जाता है। रचना तब तक शाम का खाना बना चुकी होती है और अब इस तरीके से रात करीबन 8 बजे के आसपास पूरे परिवार के तीनों सदस्य मिल के खाना खाते हैं। और दोस्तों जैसे ही खाना खा लिया जाता है तो इसके बाद कांता देवी जो होती है वो दूध गर्म करती है और दूध गर्म करने के बाद अपने पोती उज्जवल को भी एक गिलास दूध का दे देती है और अपनी पोती अर्चना को भी एक गिलास दूध का दे देती है। और अब इस तरीके से कांता देवी अपनी पोती अर्चना को लेके एक अलग कमरे में सो जाती है, जबकि दूसरे कमरे में उसका पोता उज्जवल गहरी नींद में सो जाता है। रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। उसी समय दोस्तों एक भूत इनके घर में प्रवेश कर जाता है और वह भूत जो था वह इस कमरे का दरवाजा खुद ही खोल लेता है और उसके बाद दोस्तों वह रचना के पास चला जाता है। काफी देर तक रचना के पास बैठता है और फिर उस भूत का गंदा और घिनौना खेल शुरू हो जाता है। वह रचना के शरीर से दोस्तों एक एक कपड़े को हटा चुका होता है और उसके बाद इस गहन अंधेरी रात में वह भूत जो था वह अर्चना के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है और यह भूत इस अर्चना के साथ तब तक गलत काम को करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। लेकिन दोस्तों रचना को यहाँ कुछ भी पता तक नहीं चलता है, जबकि पास में उसकी दादी कांता देवी गहरी नींद में सो रही होती है। और अब इस तरीके से ये भूत इस गलत काम को तब तक अंजाम देता चला जाता है जब तक कि उसका मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही इस भूत का ये सारा खेल खत्म हो जाता है तो दोस्तों ये सब जब काम पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है तो ये भूत घर से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद करके वापस चला जाता है। और जैसे ही सुबह करीबन 6 बजे का वक्त होता है तो उसी समय इस लड़की अर्चना की आंख खुलती है। रचना देखती है कि उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है। उसके कपड़े जो हैं वो सारे ही अलग से एक जगह पे पड़े हुए थे। और दोस्तों रचना जब अपनी हालत को देखती है तो उसके पैरों को नीचे से जमीन खिसक जाती है और रचना अपने मन में विचार करने लगती है कि रात के समय उसके साथ गलत काम हुआ है और ये गलत काम उसके साथ कौन कर सकता है। अब दोस्तों रचना जल्दी जल्दी में उन कपड़ों को पहनती है और कपड़े पहनने के बाद वो चिंता में पड़ जाती है कि आखिर रात के समय उसके साथ ये गलत काम कौन कर सकता है। लेकिन दोस्तों रचना को कुछ भी समझ में नहीं आता है और रचना उसी समय अपनी दादी कांता को आवाज लगाती है। कांता देवी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। काफी देर तक रचना अपनी दादी को जगाते रहती है और जैसे ही कांता देवी की आंखें खुलती है तो कांता देवी देखती है कि जो उसकी पोती होती है रचना वो काफी डरी हुई थी। अब उसके बाद रचना जो थी वो अपनी दादी से कहती है कि दादी मेरे साथ रात के समय गलत काम हुआ है, कोई मेरे कमरे में आया था और मेरे साथ गलत काम करके चला गया है। उसी समय कांता जो है वह रचना को कहने लगती है कि रचना तू आजकल भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करने लगी है और तू कई दिनों से इस बात को भी कह रही थी कि तेरे दादाजी तेरे सपने में आते हैं और तेरे दादाजी तेरे सपने में आकर तेरे साथ गलत काम करते हैं। लेकिन वहां पे रचना कहने लगती है कि मेरे सपने में भूत जरूर आते हैं लेकिन भूत इस तरीके के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जरूर हमारे कमरे में कोई आया था और मेरे साथ गलत काम करके चला गया है। वहां पे दोस्तों कांता देवी अपनी पोती की बात सुन के हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तू अब सपने में अनाप शनाप चीजें देख रही है और ये सब काम तेरे साथ सपने में हुआ है कि ना कि हकीकत में हुआ है। अब इस तरीके से रचना बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, अपनी दादी को समझाने में असफल हो जाती है। लेकिन दोस्तों दादी जो कांता दी वह कहने लगती है कि इन भूत प्रेत के चक्कर में तू मत पड़, तेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब इस तरीके से बात आई गई हो जाती है। लेकिन दोस्तों रचना नहीं जानती थी कि आगे चलकर यही भी भूत उसके साथ और बड़े बड़े कांड करने वाला था। अब जैसे ही थोड़ा सा समय और गुजर जाता है तो रचना अपने काम काज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन रचना के मन में यही सारी बातें चल रही होती है। अब रचना अपने मन में विचार करने लगती है कि इस घर के अंदर उसका चचेरा भाई उज्जवल भी रहता है और ऐसा हो सकता है कि उज्जवल ही रात के समय उसके कमरे में आया हो और ये सारी हरकतें उसी ने की हो। लेकिन दोस्तों दूसरे ही पल यह लड़की रचना अपने मन में विचार करने लग जाती है कि कमरे के अंदर जो कमरे की कुंडी है वो अंदर से बंद होती है और उज्जवल जो था तो आखिर उस कमरे में कैसे प्रवेश कर सकता है।
अब इस तरीके के ख्याल रचना के मन में आते जाते रहते हैं और अब दोस्तों पूरा दिन गुजर जाता है। रचना जो थी वो जैसे तैसे करके अपने मन को समझा चुकी होती है और शाम करीबन 7 बजे का समय हो जाता है। रचना जो थी वह अपने पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही होती है। उसी समय दोस्तों रचना जो थी वो अपने भाई उज्जवल को कहती है कि पास में ही एक दूध की डेयरी है, जहाँ से तुम कल दूध लाए थे वहीं पर एक प्रवीण नाम के चाचा जी बैठते हैं और जा करके प्रवीण चाचा से तुम 2 लीटर दूध आज भी खरीद करके ले आओ। अब इसके बाद दोस्तों उज्जवल बर्तन लेता है और बर्तन लेने के बाद प्रवीण के दूध के डेयरी पर चला जाता है। प्रवीण चाचा से दोस्तों 2 लीटर दूध खरीद लिया जाता है और ये दूध खरीदने के बाद उज्जवल फिर से घर पे वापस आ जाता है। इसके बाद दोस्तों रचना जो थी वो खाना तैयार कर चुकी होती है और उसके बाद रचना अपने भाई उज्जवल को खाना खिलाती है, अपनी दादी कांता को भी खाना खिलाती है, खुद भी खा चुकी होती है और रात तकरीबन 9:30 बजे का समय हो जाता है। अब दोस्तों दादी जो ये कांता थी वो अपने पूरे परिवार के लिए दूध गर्म करती है और उसके बाद दोस्तों उज्जवल भी दूध पीता है, उसकी पोती भी दूध पीती है और फिर से दोस्तों जो ये कांता देवी होती है वह अपनी पोती रचना को लेकर अपने कमरे में लेट जाती है, जबकि दूसरे कमरे में उज्जवल लेट जाता है। रात का तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजरने के बाद अब इस लड़की रचना को गहरी नींद आ जाता है। साथ में दोस्तों इसकी दादी को भी गहरी नींद आ चुकी होती है और अब फिर से उसी समय रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास दरवाजा अपने आप खुलता है और इस कमरे के अंदर फिर से दोस्तों एक भूत प्रवेश करता है और आज यह भूत इस लड़की रचना के पास जाता है और फिर से दोस्तों रचना के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है और आज भी ये भूत इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक कि इस भूत का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि इस भूत का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोस्तों ये भूत का सारा काम खत्म हो जाता है तो ये भूत इस कमरे से बाहर निकलता है, कमरे का दरवाजा फिर से बंद करता है और अचानक से गायब हो जाता है। पूरी रात निकल जाती है, सुबह करीबन 6 बजे का समय होता है। रचना की दोस्तों आज आंख तक नहीं खुलती है और ना ही दोस्तों रचना को इस बात के बारे में कोई भी आभास तक हुआ था। लेकिन दोस्तों आज कांता देवी की आंखें जल्दी खुल जाती है और कांता देवी देखती है कि उसकी पोती रचना के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है, उसके सारे कपड़े नीचे गिरे हुए होते हैं। अब दोस्तों कांता देवी जो थी वह अपनी पोती रचना को ऐसी हालत में देख के काफी घबरा जाती है, डर जाती है और कांता देवी अपनी पोती को उसी समय जगाना शुरू कर देती है। काफी समय गुजरने के बाद रचना की नींद टूटती है और रचना की जैसे ही आंख खुलती है तो रचना अपनी हालत को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन दोस्तों दादी कांता रचना को कहने लगती है कि रचना तू ये सारे गलत काम खुद ही करती है, तू रात के समय जानबूझ के अपने कपड़े अपने शरीर से निकाल करके फेंक दिए होंगे, तू इतने गंदे और घिनौने काम आखिर क्यों करने लगी है। लेकिन दोस्तों रचना के पास इन सारी बातों का कोई भी जवाब नहीं होता है और अब दोस्तों कांता देवी जो है वह अपनी पोती रचना को काफी देर तक डांटती रहती है, फटकारती रहती है, गालियां भी देती हैं। लेकिन दोस्तों रचना के पास किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता है और रचना सिर्फ अपनी दादी को एक ही बात बोलती है कि रात के समय उसके कमरे में उसके दादा रमेश का भूत आता है और वही उसके साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन दोस्तों कांता देवी इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करती है और कांता देवी कहती है कि तू हम सभी को डराने के लिए जानबूझ के ये सारे काम अपने आप खुद करती है। अब इस तरीके से रचना जो है वो अपनी दादी के सामने मजबूर हो जाती है। अब इस तरीके से करीबन 2 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन रचना काफी परेशान और उदास होती है और रचना अपने मन में विचार करती है कि शायद ये काम उसके साथ कोई भूत प्रेत करता है। दूसरे ही पल रचना अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि रात के समय उसके कमरे में आता है और ये गलत काम करके चल जाता है। तीसरी बात दोस्तों ये भी होती है कि रचना जो थी दोस्तों वह अब अपने चचेरे भाई उज्जवल के बारे में भी इस विषय में गंभीरता से सोचना शुरू कर देती है और जब रचना से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती है तो रचना उज्जवल के कमरे में जाती है और उज्जवल के कमरे में जाके कहती है कि उज्जवल मुझे सच सच सारी बातें बता दो, क्या रात के समय तुम हमारे कमरे में आते हो। जैसे ही दोस्तों उज्जवल अपनी बहन की इन बातों को सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और दोस्तों उज्जवल वहीं पे अपनी बहन को डांटना फटकारना शुरू कर देता है और कहता है कि तू मेरी कलाई पे राखी बांधती है और तू मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है, मैं तेरे साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब जैसे तैसे करके उज्जवल जो था वो अपनी बहन रचना को समझा देता है। अब दोस्तों रचना को भी यह बात समझ में आ जाती है, लेकिन दोस्तों रचना अब उदास और परेशान रहने लग जाती है और अब हर रात अर्चना के साथ ये गंदा काम होना शुरू हो जाता है। हर रात दोस्तों उसके कमरे में भूत आता था, उसके साथ गलत काम करके चला जाता था। रचना दोस्तों इन सारी बातों को बर्दाश्त करते चली जाती है, दिन गुजरता चला जाता है और एक तारीख आ जाती है 25 फरवरी 2026 का दिन। आज के समय में रचना का जन्मदिन होता है और दोस्तों उसी समय उसकी दादी कांता देवी
रचना के पास आती है और रचना से कहती है कि रचना, आज तेरा जन्मदिन है और आज मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम तरीके से मनाने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा महंगा सा फ़ोन खरीद के लाऊंगी। अब जैसे ही फ़ोन की बात सामने आती है तो उसी समय जो रचना होती है अपनी दादी से कहने लगती है कि दादी, हमारे घर के अंदर बहुत ही गरीबी है, लेकिन फ़ोन खरीदने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। दादी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। कांता देवी जो है वो बात को घुमा फिरा देती है और कांता कहती है कि पिछले 1 साल से तुम्हारे लिए मैं पाई पाई करके पैसे जोड़ रही थी और आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ़ोन खरीद के लाने वाली हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। अब इस तरीके से जैसे ही 1 घंटे का समय गुजरता है तो उसी समय कांता देवी काफ़ी सारे पैसे लेकर शहर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वह अपने पोती रचना के लिए एक बहुत अच्छा स्मार्टफ़ोन खरीदती है और उसके बाद दोस्तों उसके लिए एक अच्छा सा केक भी खरीदती है। काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट भी खरीद लिए जाते हैं और ये सब कुछ खरीदने के बाद कांता देवी शाम के समय में अपने घर पे वापस आ जाती है। शाम करीबन 5 बजे का समय होता है। कांता देवी जो थी वह अपने पड़ोसन के घर पे चली जाती है। उसी समय रचना की एक सहेली जिसका कि नाम शिवानी होता है वो इसके घर पे आ जाती है। रचना और शिवानी गहरी दोस्त होती हैं, गहरी सहेलियां होती हैं और दोनों ही अपने अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करती थी। अब इस तरीके से जैसे दोनों सहेलियां बैठ के बात कर रही होती हैं तो उसी समय रचना अपनी सहेली शिवानी को कहने लगती है कि शिवानी, हर रात मेरे साथ गलत काम होता है। कोई हमारे घर में भूत प्रेत है और वही भूत प्रेत दोस्तों कोई और नहीं बल्कि मेरे दादा रमेश है और वही मेरे साथ हर रात गंदा और गलत काम करते हैं। शिवानी दोस्तों अपनी सहेली रचना की किसी भी बात का विश्वास नहीं करती है। शिवानी हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तू भूत प्रेतों में कब से विश्वास रखने लगी है। तेरा दादा रमेश तुझे बहुत ही लाड और प्यार से रखता था, उसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था और वो सपने में भी तेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तेरे मन का वहम है। अब जैसे ही दोस्तों ये बातें शिवानी कह रही होती है तो रचना कहती है, तो फिर आखिर हमारे घर में ऐसा कौन है जो मेरे साथ ये गलत काम कर सकता है। शिवानी कहती है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा चचेरा भाई उज्जवल भी तो रहता है, लेकिन शिवानी कहती है कि वो मुझे तो सगी बहन से भी बढ़ के मानता है और वो मेरे साथ ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों रचना अब सहेली शिवानी को कहने लगती है कि आज मेरा जन्मदिन है और जैसे ही हम दोनों जन्मदिन मना लेंगे तो फिर आज की रात तुम्हारे साथ यहीं पर लेट जाना और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है। अब जैसे तैसे करके रचना अपनी सहेली शिवानी को इन सारे कामों के लिए मनाने के लिए तैयार हो जाती है और करीबन रात के करीबन 8 बजे के आसपास इस लड़की रचना का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कांता देवी अपनी पोती रचना को महंगा फ़ोन भी दे चुकी होती है और अब इस तरीके से रात करीबन 9:30 बजे का समय हो जाता है। पूरा परिवार खाना खाता है और खाना खाने के बाद सभी सदस्य दूध पीने के बाद कमरे में जा करके लेट जाते हैं। एक कमरे में उज्जवल लेट जाता है, बाकी 3 सदस्य जिनमें कांता देवी, साथ में शिवानी और रचना, ये दोस्तों एक ही कमरे में लेट जाते हैं और जैसे ही रात तकरीबन 11 बजे का समय होता है तो आज भी दोस्तों वह भूत इस कमरे के अंदर प्रवेश करता है और फिर उसके बाद वह लड़की रचना के साथ गलत काम करता है। रचना के साथ दोस्तों तो यह गलत काम किया ही जाता है, तो आज इस लड़की शिवानी के साथ भी ये भूत इसी गलत काम को अंजाम दे देता है। लेकिन दोस्तों दोनों लड़कियों को पता तक नहीं चलता है, क्योंकि दोनों ही लड़कियां दोस्तों बेहोश होती हैं। दोनों लड़कियों को इतनी ज़्यादा गहरी नींद होती है कि इनको इस काम के बारे में आभास तक नहीं होता है और जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो अगली सुबह हो जाती है और सुबह के समय इन दोनों लड़कियों के शरीर पे किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा नहीं होता है और जैसे ही दोस्तों शिवानी अपने शरीर को देखती है और रचना भी अपने नग्न शरीर को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और शिवानी रचना को कहने लगती है कि रचना, जरूर हम दोनों के साथ रात में कोई गलत काम करके चला गया है। तो अब इस तरीके से शिवानी अपनी सहेली रचना को कहती है कि चलो पुलिस थाने में चलते हैं। लेकिन कांता देवी जो थी वह कहती है कि अगर तुम लोग पुलिस स्टेशन में जाओगे तो तुम दोनों की बदनामी हो जाएगी, तुम दोनों ही पुलिस स्टेशन में मत जाओ। लेकिन शिवानी मानने को तैयार नहीं होती है और जैसे तैसे करके शिवानी जो है वह रचना को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर एक पुलिस दरोगा बैठे होते हैं जिनका कि नाम परमेश्वर होता है। परमेश्वर पुलिस दरोगा को पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बताई जाती है। परमेश्वर सिंह पुलिस दरोगा इन दोनों लड़कियों को कहता है कि देखो, भूत प्रेत का कोई भी चक्कर नहीं होता है और इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। तुम्हारे घर के अंदर ही कोई व्यक्ति तुम लोगों के साथ ये गलत काम करके किया है। लेकिन शिवानी कहती है कि मेरी सहेली रचना के साथ
पिछले 1.5 महीने से यह सब कुछ हो रहा है और रात के समय जब मैं सोई तो मेरे साथ भी ये गलत काम हुआ है। अब इस तरीके से दोस्तों जो ये परमेश्वर सिंह पुलिस दरोगा होता है वो दोनों लड़कियों को सांत्वना देता है, तसल्ली देता है और कहता है कि आज के रात हम लोग सिविल यूनिफॉर्म में तुम्हारे घर पे पहरा देंगे और फिर देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन दोस्तों ये पुलिस दरोगा दोनों लड़कियों को कहता है कि इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए और अब इस तरीके से रचना और शिवानी पुलिस स्टेशन से बाहर निकालती हैं और अपने घर पे चली जाती हैं। आखिरकार रात तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है। कांता देवी हर रोज की तरह एक गिलास दूध का अपने पोते उज्जवल को पिलाती है, एक गिलास दूध अपनी पोती रचना को पिला देती है और अब इस तरीके से रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास कांता देवी अपनी पोती रचना को लेकर अलग से कमरे में जाके सो जाती है। अब दोस्तों उज्जवल भी दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो जाता है। रात तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय हो जाता है। उसी समय दोस्तों एक अनजान व्यक्ति कांता देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कांता देवी जाके उसी समय घर का दरवाजा खोलती है और उस अनजान व्यक्ति को लेकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस उसी समय कांता देवी के घर के अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। 2-3 सिपाही होते हैं, साथ में दोस्तों जो हेड कांस्टेबल इस परमेश्वर सिंह होता है वो भी होता है और अब इस तरीके से पुलिस जो है वह उस अनजान व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लेती है और दोस्तों वह अनजान व्यक्ति कोई और नहीं होता बल्कि दूध का डेयरी का मालिक प्रवीण सिंह होता है। और अब इस तरीके से प्रवीण सिंह की मौके पर वहीं पर पुलिस जम करके पिटाई करती है और दोस्तों जैसे ही जम करके पुलिस प्रवीण सिंह की पिटाई करती है तो प्रवीण तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है और प्रवीण बताता है कि जो कांता देवी है उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और बदले में उसने अपनी पोती रचना का सौदा मेरे साथ किया था। कांता देवी ने दोस्तों खुद मुझसे यही बोला था कि तुम हर रात मेरे साथ पोती के साथ गुजार सकते हो और इस तरीके से मैंने कांता देवी को 2 लाख रुपया देकर रचना के साथ समय गुजारा है। अब इसके बाद प्रवीण जो था पुलिस को यह भी बताता है कि कांता देवी रात के समय अपने पोते और पोती को दूध पिलाती थी और दूध के अंदर वो नींद की गोलियां मिला देती थी जिसके कारण पोता उज्जवल भी गहरी नींद में सो जाता था और इसकी पोती रचना भी गहरी नींद में सो जाती थी और मैं रात के समय इसके घर पे आता था। कांता देवी खुद ही घर का दरवाजा खोल देती थी और फिर इसके बाद मैं इसकी पोती रचना के साथ समय बिताया करता था और अब इस तरीके से पुलिस जो है उसी समय कांता देवी को ही मौके पर गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की जाती है और अब इस तरीके से लड़की शिवानी और अर्चना की सूझबूझ और हिम्मत के कारण कांता देवी और ये दूध के डेयरी का मालिक प्रवीण सिंह दोनों ही पकड़े जाते हैं। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।